नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में और मैं गीतांजलि अंधेरिया। हरिहर काका की कहानी में हम बहुत आगे तक पहुंच चुके थे कि हरिहर काका को महंत भड़काना प्रारंभ करते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बैकुंठ नसीब होगा और आप अपने 15 बीघे खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। यहाँ ठाकुरबाड़ी में आपकी बहुत सेवा होगी, बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, लोग आपको पूजेंगे, आपकी भी आरती की जाएगी, भाई आपका साथ नहीं देंगे, कौन किसको पूछता है, ऐसा बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। और कहीं कहीं हरिहर काका का मन भी डगमगाने लगा। लेकिन एक और मन उनका जा रहा था कि मेरे भाई ही तो हैं, यदि मैंने ऐसा कर दिया तो उनके साथ धोखा होगा, मैं कैसे नाम लिख दूं मंदिर के उनको बिना बताए और बिना पूछे। ये सारी बातें चली रही थी। भाई बुलाने भी आए, लेकिन हरिहर काका को किसी ने एक रात के लिए ठाकुरबाड़ी से जाने नहीं दिया और कहा कि एक रात तो कम से कम रुकने दीजिए यहाँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि भाई तो बड़े हैरान परेशान थे। और ये हमारा पार्ट है, पार्ट 3। पार्ट 1 का पार्ट 3 है ये। आगे बढ़ते हैं कि क्या बोला गया। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भाभी आशंका, मतलब भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं वो शंका के तौर पर उनके मन में चल रही थी। भाभी आशंका उनके मन को मत्ती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की सबसे उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो कहीं के ना होंगे। ये ठाकुरबाड़ी में रुक तो गए हैं काका जी, यदि ये सब कुछ उन्होंने दे दिया, हमारे हाथ नहीं आया, हमसे यदि वो गुस्सा हो गए तो क्या करेंगे हम। सुबह तड़के, तड़के मतलब बहुत सवेरे, बहुत जल्दी, सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। वहाँ वो स्वर्ग और बैकुंठ और ईश्वर का ध्यान और आरती और लोग आपका नाम जपेंगे, ये सारी बातें थी। और वहीं भाई आए तो उन्होंने भी इमोशनल रूप से उनको फंसाना शुरू कर दिया कि हम तो भाई हैं, हम खून का रिश्ता है, हम एक साथ रहते, ये वो दुनिया भर का। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, मतलब अब लोग बदल गए, घर के लोग बड़ा पूछताछ करने लगे, उसमें उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की और उनकी आवभगत में जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती जितनी खातिर यहाँ पर हरिहर काका की होने लगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून, मतलब दोनों टाइम खाना और नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नी और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते, जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते हाजिर हो जाता। वे समझ गए कि यह सब महंत के चलते हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे कि महंत जी नहीं बुलाते, महंत जी वहाँ रुकने के लिए नहीं कहते, तो ये लोग तो मेरा कभी महत्व समझने वाले ही नहीं थे। बहुत बार ऐसा होता कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते। बिल्कुल, कई बार घटनाएं ऐसी होती कि लोगों को, घर के लोगों को पता नहीं चलता और बाहर के लोग सब कुछ जान जाते। कुछ ऐसा यहाँ भी हुआ। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ना तो गाँव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई जान गए। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला, उसका कहीं कोई अंत नहीं था। हर जगह उन्हीं का प्रसंग। ऐसा होता है, यदि कोई घटना घट जाए तो आस पड़ोस में लंबे समय तक उसी के इर्द गिर्द बातें चलती हैं। तो यहाँ पर जो बातें चल रही थी गाँव में, वो हरिहर काका को लेकर। कुछ लोग कहते हैं हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता की थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने माँ उतनी बातें, ज़बरदस्त मसलों में, मतलब ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। ऐसे लोगों के बीच में बड़े दिनों तक ये बात चलती रही, इसलिए लोग, ये मसला बड़ा था,
बुराई भी थी, अच्छाई भी थी। लंबे समय तक लोग बातें करते रहे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। कोई प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, देखते हैं क्या होता है। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। लोग प्रतीक्षा और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कई बैठकों में दोनों के बीच आपस में तू मैं भी हो जाती, और यहाँ हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे। मतलब एक वर्ग परिवार की तरफ जाता तो एक वर्ग ठाकुरबाड़ी की तरफ पहुंच। आपस में बिना हरिहर काका के आए लोग आपस में ही बहसबाजी कर रहे थे। तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की बल्कि सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस मत के लोग तो यही कह रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी के नाम अपनी जमीन लिख देनी चाहिए। असल में सुबह शाम जब ठाकुरबाड़ी जी को भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ आ जाते। अब कुछ तो भगवान की भक्ति में प्रसाद लेते, कुछ कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए लेते। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती थे, ठाकुरबाड़ी को महत्व दे रहे थे। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भाभी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन, हरिहर काका अपनी जमीन उनके नाम लिख दें। उनके सिवाय आखिर हरिहर काका का है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे, मतलब लेखक से, काफ़ी देर तक बात की। आपको ये कहानी कौन सुना रहा है? लेखक। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी को नहीं बनाना चाहिए, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को जीते जी लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। अर्थात कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, कोई उन्हें पूछता नहीं था, क्योंकि लोग पैसों की ही मीत हैं। यदि पैसा आप बना रखोगे तो अंत तक लोग आपको पूछते रहेंगे। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया, निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन सौंपना मूर्खता होगी। मर जाऊंगा लेकिन अपने आप में मेरी जमीन तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। मेरे बाद मेरे भाई ही मेरे जिम्मेदार होंगे जमीन के। जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की ज़रूरत ही क्या है। मैं मरूंगा तो जमीन तुम्हें ही मिलेगी, क्या लिखवाना अभी से जमीन तुम्हारे नाम। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब ना करो हरिहर, शुभ काम में देरी कैसी, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन लिख दो, पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। अब यहाँ पर कई प्रकार की बातें महंत जी फिर समझाने लगे, लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना कहते। ना कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख उन्हें मिल रहा था वो महंत जी की कृपा से ही मिल रहा था, और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को भी नहीं देनी थी। इस मुद्दे पर वे अब पूरी तरीके से जागरूक हो चुके थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ के बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, सोच नहीं पा रहा वो। एक और वह चाहता है कि ठाकुर को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर उसे अपने भाई और उनके परिवार की मोह माया बांध रही है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब देखिए, ठाकुरबाड़ी में दिन रात पूजा करके भगवान का पूजा पाठ करने वाले, भोग हवन करने वाले, आज उनके दिमाग में आया पैसे के लिए कि हरिहर काका का अपहरण कर लेना चाहिए, उससे ज़बरदस्ती लिखवा लेना चाहिए। उसके बाद हरिहर करेंगे भी तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये लोगों का स्वार्थ और खराब नीयत का नतीजा है। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं। उन्होंने अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जी जान से जुट गए, मतलब अब अपहरण करने के लिए वो रेडी थे। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक, इसका थोड़ा सा भी अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ महंत जी सोच सकते हैं।
बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरियर काका के दालान पर आ धमके। हरियर काका के भाई उस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि जवाबी कार्रवाई करें, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक मणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। तब तक जो वहाँ के लोग थे, जो आए थे, तब तक वहाँ के लोग हरिहर काका को लेकर चले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना की नहीं देखी थी, ना सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके घर में जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने लगे, बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि महंत का काम है। वे मैं दल मतलब पूरे दल बल के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक, मुख्य गेट भी बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं है, बाहर के डाकुओं ने किया है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अब उन्होंने जब देखा कि ठाकुरबाड़ी में सब कुछ रोज के जैसा है, शांत है, हर चीज़ है, तो लगता है महंत ने नहीं किया, कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें ले गया है। अब एक काम करते हैं कि ये तो पैसा मांगेगा, देखते हैं क्या होता है। और अब देखते हैं क्या होता है, ये हमारा सही टाइम पर आ जाता है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा जिज्ञासा बच्चों की, ये कहते हैं कि बने रहने देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है कि हरिहर काका मिलेंगे या कोई दुर्घटना घट जाएगी। होगा क्या, जानते हैं हम अगले वीडियो में। तो मिलते हैं बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।